जय हिंद एंड वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले लेक्चर में दोस्तों हमने देखी थी अकाउंटिंग इक्वेशन और उसके साथ में हमने देखा था कि किसी भी ट्रांजैक्शन के कौन से इफेक्ट पड़ते हैं। तो मैंने 3 इफेक्ट आपको ये बॉक्सेस में बताए थे। उम्मीद करता हूं आपने इन सबको समझ लिया होगा या फिर याद कर लिया होगा। ठीक है, आज हम एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं अकाउंटिंग इक्वेशन पे बेस्ड, और मैं ये प्रूव करके दिखाऊंगा आपको कि इन 3 इफेक्ट के अलावा कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा किसी भी ट्रांजेक्शन का बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। चलो देखते हैं हम एग्जाम्पल्स। सबसे पहला, ओपन बैंक अकाउंट विद 4,80,000। तो चलो हम इसका कुछ करके देखते हैं। ओपन बैंक अकाउंट विद 4,80,000। ठीक है, तो हमारे को पता है कि उसने ओपन किया बैंक अकाउंट। मैं थोड़ा सा इसकी साइज को बढ़ा के देखता हूं। ओके, बैंक अकाउंट विद 4,80,000 रुपीज के साथ में बैंक अकाउंट ओपन किया। ठीक है, थोड़ी साइज और बढ़ाऊं, दिख रहा नहीं है, अभी दिखेगा। ओके, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, देखो चलो देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। बैंक अकाउंट ओपन किया 4,80,000 से। मैंने एक डब्बे में बताया था आपको, देखो ये वाला डब्बा, इस डब्बे में देखो कि असेट और असेट पे फर्क पड़ेगा तो हमेशा एक असेट बढ़ेगी एक असेट घटेगी। इस ट्रांजैक्शन का कुछ वैसा ही फर्क पड़ रहा है। देखो यहाँ पे कौन कौन सी चीजें हमारे सामने है। एक तो बैंक अकाउंट है और एक 4,80,000 रुपए है। ठीक है, यानी हमने बैंक में पैसे जमा कराए कितने, 4,80,000। तो इस ट्रांजेक्शन को पहले तोड़ के समझो कि इस ट्रांजेक्शन से इफेक्ट क्या पड़ रहा है। बैंक में पैसे जमा होंगे, इसका मतलब बैंक बैलेंस हमारा बढ़ेगा। ठीक है, और 4,80,000 कैश जो हमारे पास पड़े थे वो हमने जमा कराया, इसका मतलब कैश का बैलेंस हमारा घटेगा। क्या ये दोनों असेट है? जी हाँ, बैंक में हमारा बैलेंस भी हमारी असेट है और कैश भी हमारी असेट है। तो क्या एक असेट बढ़ रही है और एक असेट घट रही है? बिल्कुल। हमारा पैसा बैंक में जमा हो रहा है तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, और हमारा पैसा कैश का हम जमा करा के आ रहे हैं तो कैश बैलेंस हमारा घटेगा। तो ट्रांजैक्शन का इफेक्ट पड़ गया। मैंने दूसरे डब्बे में बताया था आपको, दूसरे बॉक्स में बताया था कि एक असेट बढ़ेगी तो दूसरी असेट हमेशा घटेगी। तो कितने रुपए से बढ़ेगा बैंक? 4,80,000 से। और कैश कितने रुपए से घटेगा? 4,80,000 से। एंट्री क्या होगी इसकी? इसको कॉन्ट्रा एंट्री भी बोलते हैं ना, लेकिन अभी हम नॉर्मल एंट्री देखेंगे। बैंक बढ़ रहा है ना, बैंक क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, और ये रियल अकाउंट है ना। तो रियल अकाउंट में क्या बोलेंगे? डेबिट वोट कम्स इन, क्रेडिट वोट गोज आउट। ठीक है, तो कम्स इन का मतलब ये है कि बैंक में पैसा हमारा बढ़ रहा है तो उसको कम्स इन मान सकते हो। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री हो जाएगी। ठीक है, कितनी से हो जाएगी? 4,80,000 से। हम जनरल एंट्रीज अभी देखने वाले हैं, मैं नॉर्मल आपको बता रहा हूँ ताकि आप देखने से पहले थोड़ी बहुत एंट्री सीख जाए। और नरेशन भी लिखते हैं एंट्रीज में हमेशा, यानी कि ये जो हमने एंट्री की इसका थोड़ा सा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इसके नीचे देते हैं हम, उसको बोलते हैं नरेशन। ठीक है, अभी हम जनरल एंट्री डिटेल में देखने वाले, अभी मैं जस्ट आपको वो दे रहा हूँ प्रस्तावना, तो उसको नरेशन बोलते हैं। तो यहां पे लिखेंगे बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। अब बोलोगे बीइंग का क्या मतलब है? तो बीइंग हमेशा लिखते हैं, देखो ये एक ट्रेडिशन सा बन गया आजकल कि जब भी नरेशन लिखेंगे तो उसके आगे बीइंग हम लिख देते हैं। ठीक है, इससे कि अच्छा लगता है। ठीक है, ट्रेडिशन है ये। और कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, तो कोई भी इस एंट्री को देखेगा, उसको एंट्री नहीं भी समझ में आ रही है तो वो नीचे देख के समझ जाएगा कि भाई पैसे जमा कराए बैंक में, तो इसको बोलते हैं नरेशन। और ये लगभग सभी एंट्री में लिखा जाता है। और जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है उसमें भी हम लिखते हैं, सॉफ्टवेयर में अकाउंटिंग करते हैं उसमें भी नरेशन हम लिखते हैं। ठीक है, चलो दूसरा ट्रांजेक्शन देखते हैं। दूसरा ट्रांजेक्शन क्या है, उसका इफेक्ट क्या पड़ता है? दूसरा ट्रांजेक्शन हमारा है बोट फर्नीचर ऑफ ₹60,000 एंड पेड बाई चेक। तो चलो देखते हैं क्या होता है इसका। फर्नीचर 60,000 का खरीदा, फर्नीचर खरीदा 60,000 का, बाई चेक पेमेंट किया। ठीक है, चेक से पेमेंट किया। इसका ट्रांजेक्शन का मतलब समझो क्या क्या हुआ। थोड़ा सा मैं इसको टेढ़ा कर लेता हूं अपने टैबलेट को। ओके, तो देखो फर्नीचर खरीदा 60,000 का, मतलब हमारे पास में क्या आया, कम्स इन, क्या कम्स इन हुआ? फर्नीचर कितना हुआ? 60,000 का। और कुछ कम इन हुआ तो कुछ गया भी होगा। क्या गया? क्या गया? गोज आउट। व्हाट गोज आउट? हमारे साथ बाई चेक पेमेंट किया, यानी बैंक से पेमेंट किया हमने, तो बैंक जो है वो गया, बैंक बैलेंस गया हमारा। ठीक है, बैंक बैलेंस गया, कितने से गया? 60,000 से। तो एंट्री क्या होगी भाई? डेबिट वोट कम्स इन, क्रेडिट वोट गोज आउट। तो वोट कम्स इन फर्नीचर अकाउंट डेबिट 60,000 टू बैंक अकाउंट 60,000 बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। ठीक है, ये नरेशन हम लिख देंगे। अब आप कहोगे कि डेबिट वोट कम्स इन, क्रेडिट वोट गोज आउट, भैया ये कहां से लेके आ रहे हो? तो भाई सबसे फर्स्ट लेक्चर उसमें मैंने समझाया था डेबिट क्रेडिट का रूल और जर्नल एंट्री कैसे करते हैं उसका रूल। तो अगर ये समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ तो इसका मतलब वो लेक्चर नहीं देखा, तो वो लेक्चर जरूर जाके देखना प्लेलिस्ट में, चलते हुए आओ प्लेलिस्ट के हिसाब से, तब चीजें सारी समझ में आएगी। ठीक है,
तो ये हो गया भैया। अब इसका हम इफेक्ट देखें क्या पड़ा, इसका इफेक्ट भी सेम पड़ा है कि एक असेट बड़ी है, फर्नीचर असेट है और बैंक भी असेट है। तो एक असेट बड़ी है, क्या बड़ी है, फर्नीचर, कितने से बड़ी है, 60,000 से। और दूसरी असेट डाउन हुई है, क्या नाम है उसका, बैंक, कितने से डाउन हुई, 60,000 से। तो मैंने बताया हर ट्रांजैक्शन के वो 3 इफेक्ट उनमें से पड़ेंगे। तो 2 ट्रांजैक्शन में हम देख लिए कि वो दूसरे नंबर का जो बॉक्स है उस वाला इफेक्ट पड़ा है। चलो एक और ट्रांजैक्शन हम देखते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 3 देखते हैं हमारा, बोट मशीन फ्रॉम राम ओ पेड एडवांस 10,000, 1,25,000 की मशीन खरीदी, 10,000 रुपए का पेमेंट कर दिया, यानी कि बाकी बच गए कितने, 1,15,000 रुपए। तो चलो बोट मशीन फ्रॉम राम एंड पेड एडवांस 10,000। चलो एंट्री देखते हैं क्या होगी इसकी, समझते हैं इस ट्रांजैक्शन को, समझते हैं पहले, है ना। ये ट्रांजैक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको समझना पड़ेगा। बोट मशीन रुपीज 1,25,000 फ्रॉम राम पेड एडवांस रुपीज, कितना कितना एडवांस पेमेंट किया, 10,000 रुपए का, यानी कि 10,000 का पेमेंट तो कर दिया, बाकी पेमेंट उधार छोड़ दिया हमने। तो इसकी एंट्री क्या होगी, सबसे पहले समझो कि क्या आ रहा है क्या जा रहा है। तो साहब मशीन आ रही है, मशीन हमारी आ रही है, मशीन हमारे पास में आ रही है। मशीन रियल अकाउंट है, हाँ जी बिल्कुल। तो ये हमारे पास में आ रही है कितने की, रुपीज 1,25,000 की, ठीक है, 1,25,000 रुपीज की मशीन हमारे पास में आ रही है। ओके, जा रहा क्या है, जा रहा है भैया कैश जा रहा है, कैश भी रियल है बिल्कुल। कितना जा रहा है, रुपीज 10,000। तो भाई कैश तो 10,000 ही गया, मशीन तो 1,25,000 की, बाकी का क्या गया, तो बाकी का कुछ गया नहीं है, बाकी का कुछ गया नहीं है। क्यों नहीं गया है, क्योंकि हमने उधार छोड़ दिया उसके पास। और अगर किसी के पास भी हम पैसे उधार छोड़ के आते तो वो हमारी लाइबिलिटी बन जाता है। मैंने सबसे पहले वाले लेक्चर में अंकल का एग्जांपल दिया था, हम उधार लेके आए थे अंकल के पास में, तो अंकल हमारी लाइबिलिटी बन गए थे। तो हमारा क्रेडिटर कौन बन गया, क्रेडिटर हमारा बन गया कौन, राम, क्योंकि राम के पास हमने उधार छोड़े ना पैसे। कितने छोड़े भाई, 1,25,000 की थी, 1,10,000 तो हमने दे दिए, मतलब 10,000 रुपये दे दिए, तो 1,15,000 का हमारा क्रेडिटर बन गया राम। तो ये लो भाई, अब टोटल हो गया काम, ये एक साइड हो गई और ये 2 साइड हो गई, ठीक है। चलो करते हैं इसकी एंट्री कैसे होगी। एंट्री इसकी कैसे होगी, देखो मशीन आ रही तो डेबिट वोट कम्स इन, मशीन अकाउंट डेबिट, ठीक है, जो भी मशीन का नाम होगा उस हिसाब से देख लेंगे हम। तो मशीन तो पूरी 1,25,000 से हम डेबिट कर देंगे, टोटल 1,25,000 रुपये से। डेबिट वोट कम्स इन, क्रेडिट वोट गोज आउट, ठीक है। अब यहां पे देखो क्रेडिट वोट गोज आउट नहीं जाएगा, एक तो क्रेडिट वोट गोज आउट, यहां पे रियल अकाउंट इंक्लूडेड है, ये रियल अकाउंट है, ठीक है, और एक है पर्सनल अकाउंट, राम जो है वो पर्सनल अकाउंट है। तो यहां पे क्रेडिट वाली साइड में 2 रूल लगेंगे, रियल अकाउंट का भी लगेगा, पर्सनल अकाउंट का भी लगेगा। तो रियल अकाउंट का तो नियम ये क्रेडिट वोट गोज आउट, तो भाई कैश जो है वही गोज आउट, यानी जा रहा है हमारे पास से कितना, 10,000 रुपए का, तो क्रेडिट कर देते हैं हम इसको टू कैश, कितना, 10,000 रुपए। अब पर्सनल अकाउंट का नियम क्या है भाई साहब, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो गिवर राम जो है हमको दे रहा है क्या, मशीन, तो गिवर कौन है, राम, तो क्रेडिट द गिवर, यानी राम को क्रेडिट करना पड़ेगा। कितने से क्रेडिट करें, टू राम, जितना उसका पैसा बाकी है, 1,25,000 की मशीन थी, 10,000 हम दे चुके, 1,15,000 बाकी है, तो 1,15,000 से उसको हम क्रेडिट कर देंगे। ये तो हो गई एंट्री मैंने समझा दी, ट्रांजैक्शन को तोड़ के दिखा दिया। अब हम इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट देखते हैं कि बैलेंस शीट पे इसका इफेक्ट क्या पड़ने वाला है। चलो देखते हैं। बैलेंस शीट में देखो एक तो असेट बढ़ेगी, कितने से, 1,25,000 से। अब भैया 1,25,000 से असेट बढ़ रही है, तो या तो 1,25,000 से लाइबिलिटी को भी बढ़ाओ, तब बैलेंस शीट मैच होगी, क्योंकि असेट और लाइबिलिटी दोनों मैच होनी चाहिए, या फिर कुछ ऐसा करो कि दोनों मैच हो जाए। तो देखो असेट बढ़ रही है इस ट्रांजैक्शन में 1,25,000 से, ये तो पक्का है, क्योंकि मशीन आ रही है तो असेट बढ़ेगी। दूसरा इफेक्ट इसका जो पड़ रहा है वो पड़ रहा है कि असेट घट भी रही है, एक क्या घट रही है, कैश जो जा रहा है हमारे पास से, कैश हमारे पास से जा रहा है 10,000 रुपए का, तो असेट 10,000 रुपए से घट भी रही है, ठीक है। और तीसरा इफेक्ट जो पड़ रहा है राम, लाइबिलिटी, राम हमारा क्रेडिटर बन गया, तो ये लाइबिलिटी में जाएगा, लाइबिलिटी बढ़ रही है कितने रुपए से, 1,15,000 रुपए से। तो देखो नेट इफेक्ट क्या पड़ा, असेट पे तो नेट इफेक्ट क्या पड़ा, 1,25,000 ये है और ये माइनस में असेट है, तो दोनों का नेट पड़ा 1,15,000 से असेट बढ़ रही है, ठीक है। और लाइबिलिटी पे क्या पड़ा, 1,15,000 से लाइबिलिटी बढ़ रही है। देखो असेट और लाइबिलिटी बराबर से बढ़ रही है ना, ठीक है। जो मैंने पहला डब्बा बताया था, असेट जितने से बढ़ेगी लाइबिलिटी भी उतने से बढ़ेगी, मैच हो रहा है, 1,15,000 यानी बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। कोई भी ट्रांजेक्शन कर लो मेरे भाइयों, कोई भी ट्रांजेक्शन कर लो, हमेशा उसका इफेक्ट उन 3 डब्बों में से, जो 3 बॉक्सेस मैंने फर्स्ट लेक्चर में, इससे पहले वाले लेक्चर में बताया, उन पे ही पड़ेगा और हमेशा बैलेंस शीट टैली होगी, हमेशा। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं और आराम से देखो, मैं मेरे को कुछ नहीं करना पड़ा, मैं बस लिख रहा हूं क्या आ रहा है क्या जा रहा है, मैं उस ट्रांजेक्शन को तोड़ रहा हूं, उसके आराम से एंट्री करके देख रहा हूं और फिर देख रहा हूं कहां पे एसेट बढ़ रही है, कहां पे लायबिलिटी बढ़ रही है, कहां पे एसेट कम हो रही है, और उस हिसाब से बैलेंस शीट पे उसका इफेक्ट देख रहा हूं। कोई जोर आ रहा है इसमें, कोई भी जोर नहीं आ रहा है, आराम से कर रहे हैं हम, एकदम आराम से, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। चौथे नंबर का ट्रांजेक्शन हम देखते हैं, गुड्स परचेज्ड ऑफ ₹15,000 फ्रॉम सुमित।
अब भाई देखो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ कि कैश में परचेज किया या फिर क्रेडिट में परचेज किया, यानी कि नगद पैसे देके लाए हम गुड्स या फिर उसके लिए हम उधार छोड़ के आए पैसे। इसको आइडेंटिफाई करने का एक सिंपल सा तरीका ये है कि अगर यहाँ पे नहीं लिखा हुआ कि कैश में किया या क्या किया, लेकिन किसी का नाम लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हम उधार में लेके आए, क्योंकि नाम देने का मतलब ही ये है कि भाई उधार में लेके आए। जिसको हम कैश में पेमेंट करके आ गए उसके नाम से हमें क्या मतलब। तो यहाँ पे ये है कि हमने 15,000 का गुड्स सुमित से उधार में खरीदा। चलो एंट्री देखते हैं इसकी क्या होगी, और उसके हिसाब से बैलेंस शीट पे भी इसका इफेक्ट समझेंगे। ₹15,000 गुड्स, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ना ताकि हम एंट्री कर सकें। ऑन क्रेडिट फ्रॉम सुमित, सुमित से लेके आए। क्या एंट्री होगी भाई इसकी? सबसे पहले तोड़ो, ट्रांजैक्शन को तोड़ के देखो, दिमाग में तोड़ सकते हो, मैं लिख लिख के तोड़ रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। गुड्स हमारे पास में आया है, क्या आया है? आया क्या? गुड्स। गुड्स क्या होता है? माल। ठीक है, माल क्या होती है? हमारी संपत्ति, असेट। नहीं होती? क्या होती है बताओ ना? नहीं होती। क्यों? क्योंकि गुड्स जो होती है, गुड्स होता है हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंडिचर टाइप का चीज, परचेज बोलते हैं इसको हम। क्या बोलते हैं? परचेज। ठीक है, और परचेज जो है वो किस में आएगा? किस में आएगा? किस में आएगा बताओ? नॉमिनल अकाउंट में। और नॉमिनल अकाउंट का क्या क्या रूल होता है? नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? क्या रूल होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट्स। तो ये एक्सपेंस मानते हैं इसको, ठीक है, एक्सपेंस मानते हैं। तो यहां पे ये क्या होगा? डेबिट होगा। ठीक है, परचेस। ओके, गुड्स आया। इसके बाद क्या गया? मतलब गया कुछ नहीं भाई, सुमित का नाम दिया हो तो पर्सनल अकाउंट है ये। ठीक है, पर्सनल अकाउंट होगा, दूसरा पार्टी पर्सनल अकाउंट किया। सुमित ने हमको उधार माल दिया, उधार, यानी कि वही चीज जिसके पास भी उधार लाएंगे वो हमारी लाइबिलिटी बन जाएगी। तो लाइबिलिटी बनी भाई सुमित की, सुमित की। ठीक है, कितने रुपए की बनी? ₹15,000 की। तो एंट्री क्या हो गया? चलो एंट्री करते हैं। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो परचेज किया हमने गुड्स, परचेज क्या है? एक्सपेंसेस बिजनेस के लिए, क्योंकि बिजनेस में परचेज करके लाते हैं और फिर सेल करते हैं हम उसको। तो परचेज, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, परचेज अकाउंट डेबिट। मैंने बताया गुड्स को खरीदते हैं तो उसको परचेज बोलते हैं, और गुड्स को बेचते हैं तो उसको सेल बोलते हैं। कभी भी उसको गुड्स के नाम से नहीं लिखेंगे। तो गुड्स अकाउंट डेबिट कभी नहीं करेंगे, हम करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू, अब टू करना पड़ेगा। ये तो 15,000 से हो गई। टू क्या होगा? टू सुमित, 15,000। सुमित जो है उससे हम उधार माल लेके आए तो हमारी लायबिलिटी बन गया। अब पर्सनल अकाउंट का नियम क्या होता है? मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो सुमित ने हमको माल दिया तो सुमित क्रेडिट होगा, क्योंकि ये गिवर है। क्रेडिट हम हमेशा टू लगा करते हैं, ये भी मैं समझा चुका हूं आपको। अच्छा, अब चलो इसका बैलेंस शीट पे इफेक्ट देखते हैं क्या होगा। देखो जो परचेज होगा ना, वो ईयर एंड की एडजस्टमेंट एंट्री में स्टॉक में ट्रांसफर होगा। स्टॉक में ट्रांसफर होगा। क्या में ट्रांसफर होगा? स्टॉक में। यानी इससे हमारा स्टॉक बढ़ेगा। ठीक है, स्टॉक बढ़ेगा। कितने से बढ़ेगा स्टॉक? 15,000 से। और स्टॉक जो होता है उसको बोलते हैं असेट। परचेज असेट नहीं है, असेट होती है स्टॉक। ठीक है, जो लास्ट में बच जाता है बिना बिका हुआ माल, उसको हम बोलते हैं स्टॉक, और वो हमारी असेट होती है। तो असेट बढ़ी 15,000 से। और सुमित हमारा बन गया क्रेडिटर। क्या बन गया? क्रेडिटर, क्योंकि हमारे पैसे मांग रहा है, पैसे मांगने वाले को क्रेडिटर बोलते हैं। तो क्रेडिटर का मतलब हो गया लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, है ना। ये भी 15,000 से बढ़ गई। कितने से बढ़ गई? 15,000 से। तो ये होगी लायबिलिटी। यानी इधर तो असेट बढ़ रही है, इधर लायबिलिटी बढ़ रही है। बैलेंस शीट मैच होगी या नहीं होगी? होगी या नहीं होगी भाई? लायबिलिटी बढ़ गई, असेट भी बढ़ गई, दोनों साइड का टोटल बराबर दाम से बढ़े हैं, तो दोनों साइड का टोटल भी मैच हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये भी प्रूफ हो गया इस एग्जांपल में भी। और अब एक लास्ट एग्जांपल और ले लेते हैं हम। गुड्स कॉस्टिंग 25,000 सोल्ड टू रजनी फॉर 35,000। गुड्स यानी माल था जो हम लेके आए थे 25,000 में, लेकिन रजनी को हमने बेच दिया 35,000 रुपए में। तो इस ट्रांजेक्शन का क्या इफेक्ट होगा? चलो देखते हैं। तोड़ते, ट्रांजेक्शन हमेशा ना तोड़ो उसको पहले, और उसके बाद उसका कुछ करना है वो करो। तो गुड्स था ऑफ रुपीज कितना? 25,000 सोल्ड टू रजनी फॉर 35,000। ठीक है, 35,000 में बेच दिया। अभी तो यहाँ पे रजनी का नाम आया है, हमको नहीं लिखा कैश में बिका क्या बिका है। रजनी का नाम आया तो हम मान के चलेंगे रजनी को उधार में बेचा है। ठीक है, एग्जाम में जब ऐसा करके आओ, एग्जाम में जब ऐसा करके आओ कि कोई नाम दे दिया लेकिन ये नहीं लिखा हुआ कैश में बिका क्या बिका, तो आप नीचे जो है करने के बाद सॉल्यूशन ये लिख देना अजम्पशन, अजम्पशन, फिर इसके दो बार अंडरलाइन कर देना और उसमें लिख देना इट इज अज्यूम्ड दैट गुड्स आर सोल्ड टू रजनी ऑन क्रेडिट। ठीक है, हिंदी वाले क्या लिखेंगे? हिंदी वाले लिखेंगे मान्यता, मान्यता। ठीक है, मान्यता। यह माना गया है कि रजनी को माल उधार में बेचा गया है। ठीक है, प्रश्न उत्तर देते वक्त ये माना गया है, ऐसा लिख दोगे तो उससे और सेफ हो जाओगे अपना। ठीक है, तो मान के चले कि रजनी को उधार में माल बेचा है। भाई 25,000 रुपए का माल था, 35,000 में बेच दिया। सबसे पहली बात तो ये देखो, एक चीज सबसे पहले दिखनी चाहिए, 35,000 में बेच दिया उस माल को जो था 25,000 रुपए का, यानी कि 10,000 रुपए का हमें हो गया प्रॉफिट। भाई
जिसकी कॉस्ट ही 25,000 रुपए थी चीज की, उसको 35 में बेच दिया, 10,000 का एकदम मस्त प्रॉफिट हो गया ना, हो गया। अच्छा, इस प्रॉफिट का क्या होगा वो हम देखेंगे आगे। दूसरी बात देखते हैं हमें कि माल बेचा हमने 35,000 रुपए का, तो यानी कि सेल हुई है भाई, सेल हुई है, सेल हुई है पक्की, फिर पक्की हुई, पक्की। तो चलो सेल करते हैं, सेल की एंट्री करें, करो। सेल क्या होती है, मैंने बताया परचेज जो है, गुड्स को जब खरीद के लाते हैं परचेज एक्सपेंस होती है, तो सेल क्या होगी, सेल होगी इनकम, ठीक है। और इनकम को क्या करेंगे हम, क्रेडिट, तो टू सेल कर देते हैं, टू सेल्स, ठीक है। हमें अभी कुछ नहीं पता, हमने टू सेल्स कर दी 35,000 रुपीज की। कितने रुपए कर दिए हमने, 35,000 रुपीज की। और किसको बेचा हमने, रजनी को। रजनी ने पैसे दिए नहीं दिए, हमने माना कि पैसे उसने नहीं दिए, तो इसका मतलब वो क्या बन गई हमारी, डेटर। डेटर किसको बोलते हैं, जो हमको पैसे देगा, फ्यूचर में देगा, जो उधार लेके गया माल हमारे पास में। अब पर्सनल अकाउंट का नियम क्या होता है, रजनी पर्सनल है, पर्सन है, इसका नियम क्या होगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब रजनी रिसीवर है या फिर गिवर है, भाई माल हमने उसको बेचा, यानी वो रिसीवर है, हम दे रहे हैं, वो रिसीव कर रही है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे रजनी अकाउंट डेबिट, रजनी अकाउंट डेबिट, कितने से, 35,000 रुपीज से, ठीक है। तो ये हो गया हमारी एंट्री, थोड़ा सा इसको इधर कर दूं, हाँ। और नरेशन लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड टू रजनी, ठीक है, गुड्स सोल्ड टू रजनी, ये हमने नरेशन लिख दिया, ओके। अब देखो भाई इसका फर्क क्या क्या पड़ेगा, इसका बैलेंस शीट पे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम देख लेते हैं, चलो जल्दी से। सबसे पहली बात सेल, सेल जो है वो हमारी इनकम होगी, ठीक है, 35,000 रुपीज, ओके। लेकिन भाइयों सेल डायरेक्ट कहीं बैलेंस शीट में नहीं जाती है, सेल खुद कहीं बैलेंस शीट में नहीं जाएगी, तो फिर क्या जाएगा बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में कुछ और जाएगा, क्या जाएगा बताता हूं मैं। 25,000 रुपए कॉस्ट थी गुड्स की, कितनी रुपए थी, 25,000 रुपए कॉस्ट थी, बताया ना शुरू में कि गुड्स जो 25,000 का वो 35,000 में बेचा, यानी इतने रुपए का माल हम लेके आए थे जो हमारे गोदाम में पड़ा था, और जो गोदाम में माल पड़ा था उसको बोलते हैं स्टॉक, मैंने बताया था, और स्टॉक हमारी होती है असेट, यानी 25,000 रुपए का माल बेच दिया, यानी 25,000 रुपए से हमारी ये असेट कम हो गई, कितनी से, 25,000 से स्टॉक की असेट हो गई हमारी कम, ठीक है। एक तो ये इफेक्ट पड़ा कि ये असेट कम हुई। दूसरा इफेक्ट क्या पड़ा, हमारे को 10,000 रुपये प्रॉफिट हुआ था, क्यों हुआ था, क्योंकि हमने 25,000 का 25,000 का माल 35,000 में बेचा था, तो 10,000 का प्रॉफिट हुआ था। तो ये जो प्रॉफिट होता है वो मालिक की कैपिटल में जुड़ जाता है, किसमें, कैपिटल में, क्योंकि कैपिटल मालिक की खुद की पूंजी होती है और प्रॉफिट भी मालिक का होता है, तो इसको कैपिटल में जोड़ देंगे तो कैपिटल इससे इंक्रीज हो जाएगी। कैपिटल किधर होती है, लाइबिलिटी साइड में होती है, तो लाइबिलिटी कितने से इंक्रीज हो जाएगी, 10,000 रुपए से, ठीक है। 25,000 से हमारी असेट कम हुई और 10,000 से लाइबिलिटी बढ़ गई, ठीक है। तो इसका इफेक्ट क्या हो रहा है भाइयों, क्या इफेक्ट हो रहा है, इसका नेट इफेक्ट क्या हो रहा है बताओ, कि भैया 25,000 से तो हमारी ये बढ़ गई, असेट कम हो रही है, और 10,000 से हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही है। अभी जो है इफेक्ट इसका गड़बड़ चल रहा है, क्यों चल रहा है, मैं इधर बैलेंस शीट बना के दिखाऊं आपको, चलो हम जल्दी से बैलेंस शीट बनाते हैं। ये हमारी बैलेंस शीट होगी, एक साइड तो यहाँ पे माइनस में 25,000 आ रहे हैं, और एक साइड यहाँ पे प्लस में 10,000 आ रहे हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा बना देता हूँ मैं, प्लस में 10,000 आ रहे हैं, ठीक है। तो टोटल लगाओगे तो इधर 10,000 का टोटल आएगा, इधर माइनस 25,000 टोटल आएगा, तो अभी तक मैच नहीं हुआ ना, नहीं हुआ ना। अब ट्रांजेक्शन का एक और इफेक्ट बच रहा है, रुको अभी, क्या इफेक्ट ये बच रहा है कि रजनी को हमने क्या बना दिया था, रजनी को हमने बना दिया था डेटर, यानी रजनी ने उधार माल लेके गई, तो देखो यहाँ पे रजनी अकाउंट डेबिट, रजनी डेबिट, यानी कि रजनी हमारी डेटर बन गई, और डेटर क्या होते हैं भाई, असेट होते हैं, यानी असेट हमारी 35,000 रुपए से बढ़ गई, तो इधर हम एक चीज और लिखेंगे प्लस 35,000, ठीक है। अब देखो नेट इफेक्ट क्या होगा, यहाँ तो 10,000 है प्लस का, यहाँ प्लस का 35,000 माइनस का 25,000, तो नेट इफेक्ट कितना आएगा, प्लस का 10,000। क्या हमारी बैलेंस शीट मैच हो चुकी है भाइयों, बिल्कुल हो चुकी है। क्या हम एंट्री कर चुके हैं, बिल्कुल कर चुके हैं। क्या हम सब कुछ समझ चुके हैं, बिल्कुल समझ चुके हैं। तो देखा मैंने हमेशा बताया ना आपको, यहां पे देखो क्या इफेक्ट पड़ा है, इफेक्ट क्या पड़ा है इसका, इफेक्ट ये पड़ा है यहाँ पे एंट्री का इफेक्ट देखोगे तो ये पड़ा है कि साहब जो है एक चीज बड़ी है, एक चीज बड़ी है, डेटर की असेट बड़ी है, तो यहाँ पे सेल यानी कि स्टॉक कम हुआ है 25,000 से, ठीक है, और प्रॉफिट बढ़ा है, लायबिलिटी बड़ी है, ठीक है। तीन इफेक्ट पड़ गए इसके। तो वही इफेक्ट पड़ा है कि जो है डेटर बड़े हैं, एक असेट बढ़ी है तो एक असेट कम हुई है थोड़ी सी, और एक लायबिलिटी इधर बड़ी है, ठीक है। असेट बड़ी, असेट कम हुई और लायबिलिटी बढ़ी, और तीनों का नेट इफेक्ट मिलकर आया बराबर। ये देख लिया हमने, ये नेट इफेक्ट बराबर। तो हमेशा बैलेंस शीट मैच करेगी, कोई भी ट्रांजेक्शन हो, कोई भी ट्रांजेक्शन हो, बैलेंस शीट हमेशा मैच करेगी। और इसीलिए फाइनल अकाउंट जब हम बनाते हैं तो बैलेंस शीट का टोटल मैच करता है, मैंने बताया आपको, क्योंकि ट्रांजेक्शन का फर्क ही इस तरीके से पड़ता है। ये सिस्टम इस तरीके से बनाया हुआ है कि एक साइड असेट बढ़ेगी तो दूसरी साइड लायबिलिटी बढ़ेगी, एक साइड असेट बढ़ेगी तो एक साइड असेट घटेगी, एक साइड लायबिलिटी बढ़ेगी तो एक साइड लायबिलिटी घटेगी। इन तीन के अलावा कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी भी ट्रांजेक्शन का कहीं पे भी। तो भाई लोगों, आज की जो लेक्चर है उसमें इतना ही रखते हैं, और बाकी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, वॉचिंग द लेक्चर। शेयर करो उन लोगों के साथ में जो कॉमर्स में पढ़ रहे हैं, और लाइक कमेंट भी कर दिया करो कुछ पूछना हो उसके बारे में। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।